बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पेनक्रियास के ऊपर है कि पेनक्रियास क्या है। तो इस लेक्चर में मैं जो पॉइंट डिस्कस करता हूँ तो इसको इनको मैंने जो है ना एक रफ पेज के ऊपर इसको इस पॉइंट्स को लिख दिया है सीक्वेंस से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहला मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा पेनक्रियास के इंट्रोडक्शन के बारे में कि पेनक्रियास क्या है। दूसरा जो पॉइंट मैं डिस्कस करूँगा इसकी लोकेशन के बारे में, शेप के बारे में, लेंथ के बारे में और कलर के बारे में डिस्कस करूँगा कि ये पेनक्रियास की लोकेशन कहाँ पर है, इसका शेप क्या है, इसका लेंथ कितना है और इसका कलर जो है ना किस तरह है। फिर मैं डिस्कस करूँगा थर्ड नंबर स्टेप जो है ना ब्लड सप्लाई, यानी इस पेनक्रियास को जो है ना कौन सी आर्टरीज जो है ना ब्लड प्रोवाइड कर देते हैं और कौन सी वेंस जो है ना इससे ब्लड वापस ड्रेन कर देते हैं। तो ये भी मैं डिस्कस करूँगा। फिर मैं इनर्वेशन की तरफ आऊँगा कि इस पेनक्रियास को जो है ना कौन कौन सी नर्व ने इसको क्या किया, इनर्वेट किया है, यानी कौन सी नर्व इसको गए होती है, ये भी मैं डिस्कस करूँगा। फिर मैं जो है ना पेनक्रियास के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करूँगा कि पेनक्रियास के कितनी पार्ट्स है। और फिर इसकी मैं डुअल नेचर के बारे में बताऊँगा आपको कि पेनक्रियास के डुअल नेचर है, एक्सोक्राइन है, एंडोक्राइन है। और इस दोनों को हम इकट्ठे जो है ना जब एक ऑर्गन में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती है तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन बोलते हैं। यानी पेनक्रियास जो है ना ये एक हेट्रोक्राइन है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह है। तो ये पॉइंट जो है ना मैं आज ही के लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो मैं अब पेज नंबर फर्स्ट की तरफ जाता हूँ कि पेनक्रियास क्या है। तो पेनक्रियास जो है ना मैंने इसका इंट्रोडक्शन लिख दिया है कि पेनक्रियास इज़ ए वाइटल ऑर्गन which play a crucial role in the digestion and the blood sugar regulation. It is dual function organ with exocrine and endocrine function। यानी ये पेनक्रियास जो है ना ये हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का सबसे अहम, वाइटल का मतलब होता है सबसे अहम एक ऑर्गन है जो क्या कर देती है, एक तो ये फूड की डाइजेशन में मदद कर देती है, क्या कर देती है, फूड की डाइजेशन में। और दूसरा ब्लड शुगर रेगुलेशन के बारे में। ब्लड शुगर रेगुलेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी में जिस तरह हर चीज़ जो है ना एक नॉर्मल लेवल में अच्छा काम कर देती है, एक नॉर्मल हालत में अच्छी होती है, इस तरह जो हमारी जिस्म के अंदर जो शुगर का लेवल है ना जब ये एक नॉर्मल होता है तो तब तो ठीक है। अगर कहीं पर ज़्यादा हो जाए, हमारे शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाए तो इसको वापस नॉर्मल तक ले आना किसका काम है, पेनक्रियास का काम है। या अगर हमारी शुगर का लेवल कम है और इसको नॉर्मल ले जाने का काम किसका है, क्या है, किसका है, पेनक्रियास का है। यानी पेनक्रियास एक ऐसी ऑर्गन है जो हमारे जिस्म में शुगर की लेवल को क्या कर देती है, नॉर्मल रख देती है, रेगुलेट कर देती है। तो आपने ये याद रखना है कि फूड की डाइजेशन भी कर देती है पेनक्रियास, और दूसरा क्या कर देती है, हमारे जिस्म में शुगर की लेवल को नॉर्मल रख देती है। इसी वजह से इसका क्या हो गया, डुअल फंक्शन हो गया। क्या हो गया, डुअल फंक्शन हो गया। यानी ज़्यादा हो तो कम कर देती है या कम हो तो ज़्यादा कर देती है। तो ये इसका डुअल फंक्शन है जिसको हम एक्सोक्राइन बोलते हैं या एंडोक्राइन बोलते हैं। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सोक्राइन का क्या मतलब है और एंडोक्राइन का क्या मतलब है। तो पर ये एक्सोक्राइन मैं सबसे पहले ये आपको बता देता हूँ कि एक्सोक्राइन क्या है और एंडोक्राइन क्या है। तो एक्सोक्राइन जो है ना, क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड में अगर लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है कि ये हार्मोन जो है ना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड ग्लैंड क्या कर देती है, हार्मोन्स को रिलीज़ कर देती है ना, हार्मोन्स को रिलीज़ कर देती है। फ़र्ज़ किया इस एक्सोक्राइन ग्लैंड ने एक हार्मोन्स को रिलीज़ कर दिया और इसका टारगेट साइट यानी इस हार्मोन ने इसी पॉइंट पर क्या करना है, अपना काम परफॉर्म कर देना है। तो अगर ये हार्मोन एक ट्यूब के ज़रिए इस जगह से लेकर जहाँ पर ये रिलीज़ हुआ, इससे लेकर इस टारगेट साइट तक, क्या टारगेट साइट तक एक ट्यूब में आया, यानी ये हार्मोन अगर इस ट्यूब में आया अपनी टारगेट साइट तक तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। यानी ऐसा ग्लैंड जो अपने हार्मोन्स को एक डक में रिलीज़ करे और टारगेट साइट तक पहुंच जाए तो हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अब एंडोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन का मतलब ये है कि ये हार्मोन जो है ना, ये ग्लैंड अपने हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देती है और ब्लड स्ट्रीम की मदद से ये टारगेट साइट तक पहुंच जाती है। तो ये जो है ना एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली वो जो है ना ये अपने हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देती है। और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना ये अपने हार्मोन्स को क्या कर देती है, एक
डक में रिलीज़ कर देती है टारगेट साइट तक पहुंचने के लिए। तो ये जो पेनक्रियास है ना, ये हार्मोन्स को डक में भी रिलीज़ कर देती है अपनी टारगेट साइट तक। ये तो एक बात है। और दूसरा एंडोक्राइन का फंक्शन ये है कि ये हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में भी क्या कर देती है, रिलीज़ कर देती है। ये जो है ना, ये मुख्तलिफ़ कंडीशंस में अपना फंक्शन इस तरह परफॉर्म कर देती है। तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन जो है ना, ये आपको अब समझ में आया होगा। अब एक ग्लैंड, एक ऑर्गन जब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन दोनों परफॉर्म कर देती है, क्या कर देती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों परफॉर्म कर देती है, तो फिर इसको हम एक दूसरा नाम बोलते हैं इस ग्लैंड्स को, जब जिसमें एक्सोक्राइन की एबिलिटी भी मौजूद हो और एंडोक्राइन की भी एबिलिटी भी मौजूद हो। ऐसे ग्लैंड जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की एबिलिटी मौजूद है, इसको हम क्या बोलते हैं, HETRO हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये आपने याद रखना है कि अगर एमसीक्यूज आया कि पेनक्रियाज को हम कौन कौन से नाम बोलते हैं, एक्सोक्राइन बोल सकते हैं, फर्स्ट नंबर ए नंबर ऑप्शन, दूसरा नंबर एंडोक्राइन बोल सकते हैं या हेट्रोक्राइन बोल सकते हैं। तो आपने क्या लिखना है, या आल लिखा है तो आपने आल पर कलेक्ट कर देना है, अगर आल नहीं तो फिर आपने हेट्रोक्राइन जो है ना, इसको करेक्ट कंसिडर करना है। तो ये तो जो है ना पेनक्रियाज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब लोकेशन क्या है पेनक्रियाज की, यानी जो हमारे एब्डोमिनल क्यूटी है ना, इसमें ये पेनक्रियाज मौजूद होता है। हमारे स्टमक की बैक साइड, यानी फर्ज कीजिए ये हमारा स्टमक है, स्टमक इसकी बैक साइड पर, इसकी नीचे क्या पोस्टीरियर साइड पर जो है ना, क्या मौजूद होता है, पेनक्रियाज मौजूद होता है। अब इसका शेप जो है ना, ये सिलेंडर शेप है। सिलेंडर शेप का मतलब ये है कि ये इस तरह का एक शेप है, इस तरह, यानी तकरीबन इस तरह का पेनक्रियास का शेप तकरीबन इस तरह का है। क्या है इसको, जिसको हम सिलेंडर शेप बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि पेनक्रियास का शेप किस तरह है, तो ये शेप सिलेंडर शेप आपने लिख देना है। लिन, पेनक्रियास का लिन जो है ना, ये 6 इंच से लेकर 10 इंच तक के दरमियान है। लेकिन ये कोई इतनी खुसूसी या ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि नेट पर एक जो है ना 5 से लेकर 10 तक लिखा होता है, किताबों में 4 से 10 तक लिखा होता है, किसी जगह पर क्या फिगर लिखा होता है, किसी जगह पर क्या फिगर लिखा होता है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है ना, ये किताबों में इस तरह होता रहता है। लेकिन आपने एक जो है ना, अपने साथ एक इस तरह एक फिगर याद रखना है, इस तरह का नंबर याद रखना है कि ये इनके दरमियान है। अब कलर, लाइट टिन या पिंकिश कलर है, यानी पेनक्रियास का कलर जो है ना, लाइट टिन है या पिंकिश कलर है, ये भी आपने याद रखना है। अब ब्लड सप्लाई, pancreas receive blood supply from the branches of the splenic and superior mesenteric artery, यानी पेनक्रियास को कौन सी पेनक्रियास जो है ना, कौन सी आर्टरी से ब्लड रिसीव कर देते हैं, तो पेनक्रियास जो है ना, एक स्प्लेनिक आर्टरी के ज़रिए, एक ये हो गया, और दूसरा सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी की मदद से जो है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर देती है। ये आपने याद रखना है। ड्रेनेज, यानी पेनक्रियास को जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलती है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी होता है, मौजूद होता है। अब पेनक्रियास ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन लिया, न्यूट्रिएंट्स लिया। अब इसके बाद जो हमारा जो है ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये किस वीन्स के ज़रिए फिर हमारे हार्ट तक वापस चली जाती है, तो ये किस वीन्स की मदद से, पोर्टल वीन की मदद से। ये भी आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिए। स्प्लेनिक एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और पोर्टल वीन्स जो है ना, इसे ब्लड की ड्रेनेज कर देती है। इनर्वेशन, इनर्वेशन का मतलब ये है कि जो हमारा पेनक्रियास है, इसको कौन से नर्व्स गए होते हैं। तो मैं आपको जो है ना, ये भी बता देता हूँ कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम के जो है ना, दो काइंड्स नर्व्स गए। नर्वस सिस्टम जो है ना, इसके दो नर्व्स है। एक को हम क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स बोलते हैं, और दूसरी को हम क्या बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स बोलते हैं। सिंपैथेटिक जो नर्व्स है ना, इसको हम पास नर्व भी बोलते हैं, और फिर सिंपैथेटिक नर्व्स को हम क्या बोलते हैं, स्लो नर्व्स भी बोलते हैं। अब जो हमारे सिंपैथेटिक नर्व्स है, जिसको हम फास्ट नर्व बोलते हैं ना, ये हमारी किस जगह से, ये मिडल एंड लोअर पार्ट ऑफ द बैक जो है ना, ये इस इनसे निकले होते हैं और पेनक्रियास की तरफ गए होते हैं। और ये नर्व जो है ना, ये हमारे पेनक्रियास को बोल देते हैं कि ये जो है ना, स्लो डाउन एंड नॉट रिलीज टू मच इंसुलिन, यानी ये जो नर्व्स है, ये जो फास्ट नर्व्स है, ये हमारे पेनक्रियास को बोल देते हैं कि आप अपना फंक्शन स्लो करें
और ज़्यादा इंसुलिन को क्या करे, प्रोड्यूस ना करे, ज़्यादा इंसुलिन को रिलीज़ ना करे। एंड नॉन एपिनेफ्रिन इज़ द मैसेंजर ऑफ दीज नर्व। और जब ये जो है ना, ये पेनक्रियाज यानी ये जो फास्ट नर्व जो है ना, जब ये अपनी फंक्शन किसकी मदद से परफॉर्म कर देते हैं, किस मैसेंजर के ज़रिए ये फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, ये नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स की मदद से क्या कर देते हैं, ये फंक्शंस परफॉर्म कर देते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, यानी जो हमारा सिंपैथेटिक नर्व्स है, ये हमारी बॉडी की मिडल और लोअर पार्ट जो है ना, हमारे बैक के इनसे निकले होते हैं और पेनक्रियास की तरफ गए होते हैं। अब ये जो नर्व्स है ना, ये नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ कर देते हैं, और जब ये नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज़ हो जाती है तो हमारे पेनक्रियास को बोल देते हैं कि आप जो है ना स्लो हो जाए, अपना कम फंक्शन जो है ना ये स्लो करे और कम मकदार में इंसुलिन को रिलीज़ कर दे। ये तो एक नर्व जो है ना, इनर्वेट हो गई सिंपैथेटिक। अब जो पैरासिम्पैथेटिक है, जिसको हम स्लो नर्व्स बोलते हैं, ये नर्व जो है ना, ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन से जो है ना आए होते हैं और पेनक्रियास की तरफ गए होते हैं। ये हमारे पेनक्रियास को बोल देते हैं कि आप ज़्यादा जो है ना इंसुलिन को और डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज़ करें। अब ये जो हमारा पेनक्रियास ज़्यादा इंसुलिन और डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ कर देते हैं, तो ये किस मैसेंजर के ज़रिए ये काम कर देते हैं, ये किस मैसेंजर के ज़रिए जो है ना ये ज़्यादा इंसुलिन या डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज़ कर देते हैं, तो ये एसिटाइलकोलिन मैसेंजर की मदद से जो है ना ये जो है ना ये ज़्यादा इंसुलिन और डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज़ कर देते हैं। तो ये जो है ना, ये तो इसका इनर्वेशन था जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं पेज नंबर 2 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 2 पर मैंने क्या लिख दिया है। तो पेज नंबर 2 पर मैंने लिख दिया है पार्ट्स, यानी जो हमारा पेनक्रियास है, ये इनकी कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है। फर्स्ट नंबर जो पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जी फर्स्ट में यानी पेनक्रियास के जो पार्ट्स है ना, जिस इस तरह मैं आपको इसका शक्ल बना देते हो पेनक्रियास का, इस तरह एक शक्ल है। तो ये इसका हेड हो गया, ये इसका मिडल हो गया और ये इसका टेल हो गया। क्या हो गया, टेल हो गया। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो हमारे पेनक्रियास का फर्स्ट पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के करीब होता है। क्या होता है, करीब होता है। अब बॉडी सेंट्रल रीजन ऑफ द पेनक्रियास, यानी जो हमारे पेनक्रियास का जो सेंट्रल रीजन है, क्या है, सेंट्रल रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। टेल, और जो हमारे पेनक्रियास का जो आखिरी हिस्सा होता है, यानी जो टेल टेल यानी जो आखिरी हिस्सा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। और जिसकी नज़दीक क्या भी मौजूद होता है, स्प्लीन भी मौजूद होता है। यानी पेनक्रियास के कितने हिस्से हैं, 3। कितने पार्ट्स हैं, 3। हेड हो गया, बॉडी हो गया और टेल हो गया। अब जो मैंने आपको पॉइंट्स में लिख दिया था कि मैं आपको बताऊंगा कि डुअल नेचर क्या है। तो ये जो है ना, ये इसका एक्सोक्राइन में सबसे पहले डिस्कस करता हूँ। एक्सोक्राइन यानी ये डुअल नेचर जो हमारा आखिरी पॉइंट्स था, जो हमारा आखिरी पॉइंट्स था, ये डुअल नेचर के बारे में था। मैंने आपको पॉइंट्स में बता दिया। तो सबसे पहले डुअल नेचर में मैं एक्सोक्राइन की फंक्शंस आपको बताऊं कि एक्सोक्राइन जो है ना, ये किस तरह हमारा पेनक्रियास है। 90% पेनक्रियास जो है ना, ये क्या है, एक्सोक्राइन है। 95% सॉरी, ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि हमारा पेनक्रियास जो है ना 95% किस तरह है, एक्सोक्राइन फंक्शंस परफॉर्म कर देती है। विच प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम, ये क्या कर देती है, एक्सोक्राइन फंक्शन जो है ना पेनक्रियास का, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस कर देती है। अब कि कौन कौन से एंजाइम को प्रोड्यूस कर देती है, तो फर्स्ट नंबर पर है पेनक्रियाटिक एमाइलेज। एमाइलेज आपने ये याद रखना है कि ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर, यानी पेनक्रियाटिक का मतलब है कि पेनक्रियास से, एमाइलेज का मतलब है यानी वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एमाइलेज बोलते हैं। यानी ये एमाइलेज एंजाइम जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्राइप्सिन एंड कीमोट्राइप्सिन एंजाइम, ये जो है ना कीमोट्रिप्सिन, ये जो है ना, ये हार्मोन्स है। सॉरी, मैंने एंजाइम का नाम लिया, ये हार्मोन्स है। ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन, ये जो है ना, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन क्या कर देती है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन कर देती है। क्या कर देती है, प्रोटीन के ब्रेकडाउन कर देती है और अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है ये एंजाइम। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन जो है ना, ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन करके इसको अमाइनो एसिड में तब्दील कर देती है। इसी तरह लाइपेज, लाइपेज जो है ना, ये फैट की ब्रेकडाउन कर देती है और उसको फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट कर देती है। ये तो पेनक्रियास का एक्सोक्राइन फंक्शन था। क्या था, एक्सोक्राइन फंक्शन था। अब मैं पेज नंबर 3 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 3 पर मैंने क्या लिख दिया है। तो पेज नंबर 3 पर मैंने लिख दिया है एंडोक्राइन फंक्शन। एक्सोक्राइन फंक्शन तो हो गया, जो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना, हमारा पेनक्रियास 95% क्या है, एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म कर देती है। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये एक्सोक्राइन में हमारा पेनक्रियास क्या कर देती है,
जो है ना ये डाइजेस्टिव एंजाइम को प्रोड्यूस कर देती है। कौन कौन सी प्रोड्यूस कर देती है? पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड लाइपेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर देती है। अब हमारा पेनक्रियाज का जो एंडोक्राइन फंक्शन है ये क्या है? हमारा पेनक्रियाज का तकरीबन 5% जो है ना एक क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी जो हमारा पेनक्रियाज के इसका तकरीबन 5% हिस्सा एक क्लस्टर ऑफ सेल से बना होता है। किससे बना होता है? एक क्लस्टर ऑफ सेल से बना होता है जिसको हम इजलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। और इस क्लस्टर सेल्स को हम क्या बोलते हैं? इजलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। अब इसका फंक्शन ये है, विच विच फंक्शन इज एंडोक्राइन ग्लैंड विच सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये इजलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है ये हार्मोन डायरेक्टली किस जगह पर रिलीज कर देती है? ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती है। ये हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती है। अब इजलेट ऑफ लैंगरहैंस कंसिस्ट ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल। अब मैंने आपको ये बताना है कि ये इजलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है ना ये कितने सेल से बना होता है। तो ये आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि इजलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है ना ये 5 टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है। तो सबसे पहले जो इसका जो फर्स्ट सेल है ना अल्फा सेल। अल्फा सेल जो है ना अल्फा सेल 20% मेक इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी जो अल्फा सेल है ना ये 20% इजलेट ऑफ लैंगरहैंस को बना देती है। सिक्रीट ग्लूकागान, ये आपने याद रखना है, ये पॉइंट्स आपने याद रखना है कि अल्फा सेल जो है ना ये ग्लूकागान को रिलीज कर देती है। देट राइज द ब्लड शुगर लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द लीवर टू कन्वर्ट स्टोर ग्लाइकोजन एंड टू ग्लूकोज, यानी ये ग्लूकागान जो है ना ये एक हार्मोन है। और इस ग्लूकागान हार्मोन्स का फंक्शन ये है कि जो क्या कि जो ग्लाइकोजन हमारी लीवर में और मसल सेल में स्टोर है, जो लीवर में और हमारे मसल सेल में स्टोर है, इसको क्या करे? ब्रेक डाउन करे और इसको वापस क्या करे? ग्लूकोज में कन्वर्ट करे। और जब ये ग्लाइकोजन दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है तो हमारे जिस्म में फिर क्या हो जाती है? ग्लूकोज की लेवल क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो ये तो ग्लूकागान का फंक्शन था। ग्लूकागान का फंक्शन ये है कि ये जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर में मसल सेल में स्टोर है, इसको क्या करे? इसको ब्रेक डाउन करे और वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करे और हमारे ब्लड में लेकर आए। और जब ब्लड में ग्लूकोज आती है तो हमारे जिस्म में शुगर का लेवल क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ये अल्फा सेल जो है ना ये इसका फंक्शन था, जिसमें ग्लूकागान जो है ना ये सिक्रेट कर देते हैं। अब बीटा सेल जो है ना 75% में, यानी बीटा सेल जो है ना ये 75% इजलेट ऑफ लैंगरहैंस को बना लेती है। सिक्रेट इंसुलिन हार्मोन, ये आपने याद रखना है कि बीटा सेल कौन से हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर देते हैं? इंसुलिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। दैट प्ले अ रोल इन लोअरिंग द ब्लड शुगर लेवल बाय प्रोमोटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय सेल्स, यानी बीटा सेल्स का फंक्शन ये है कि ये हमारे जिस्म में, फ़र्ज़ कीजिए मैंने खाना खा लिया, तो जब मैं खाना खाता हूँ या मैंने चीनी डायरेक्टली जो है ना लिया, या जो है ना मैंने कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना ये पी लिया, तो जब मैं इस तरह कर देता हूँ तो मेरे जिस्म में डायरेक्टली क्या हो जाते हैं? शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाती है। जब मेरे जिस्म में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाए तो मेरे जिस्म में जो पेनक्रियास है इसमें जो बीटा सेल है ये क्या करेगा? ये इंसुलिन को रिलीज़ करेगा। और जब ये इंसुलिन रिलीज़ हो जाती है तो ये ज़्यादा शुगर को क्या कर देती है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है। ये इसलिए कन्वर्ट कर देती है ताकि ये बाद में भी काम आ सके, और दूसरा इस आदमी का शुगर लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। अब ये तो बीटा सेल्स का फंक्शन था कि हमारे जिस्म में शुगर का लेवल कम कर देती है। किस हार्मोन्स की मदद से होती है? इंसुलिन हार्मोन्स की मदद से होती है। यानी शुगर का लेवल कम करना किस हार्मोन्स की मदद से होती है? इंसुलिन की मदद से होती है। और शुगर का लेवल ज़्यादा करना किस हार्मोन्स की मदद से होती है? ग्लूकागान हार्मोन्स की मदद से होती है। अब डेल्टा सेल जो है ना ये आपने याद रखना है कि ये 4% इजलेट ऑफ लैंगरहैंस को बना लेती है। अब सीक्रेट सोमेटोस्टिन हार्मोन दैट रेगुलेट द रिलीज ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागान एंड हेल्प टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल एंड बैलेंस, यानी डेल्टा सेल जो है ना ये 4% इजलेट ऑफ लैंगरहैंस को बना लेती है। और दूसरा ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स को क्या कर देती है? प्रोड्यूस कर देती है। किस हार्मोन को प्रोड्यूस कर देती है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन को प्रोड्यूस कर देती है। अब इस सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? दैट रेगुलेट द रिलीज ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागान हार्मोन, यानी ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन
का फंक्शन ये है कि ये इंसुलिन का और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को क्या करे, रेगुलेट करे और हेल्प टू मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल एंड नॉर्मल बैलेंस और जब ये दोनों जो है ना, जब इस दोनों का रिलीजमेंट जो है ना, ये क्या हो, ये मेंटेन हो, रेगुलेट हो, तो फिर हमारे जिस्म में ऑलरेडी शुगर का लेवल भी क्या हो जाती है, रेगुलेट होती है। ये तो सिंपली डेल्टा सेल के बारे में था। अब अगर मैंने आपको जो है ना एक लेक्चर जो है ना ग्रोथ हार्मोन्स के ऊपर भी दिया है, अगर आप इस लेक्चर को देखें तो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो सोमेटोस्टेटिन है ना, ये डेल्टा सेल भी प्रोड्यूस कर देती है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया था वो उसी लेक्चर में कि जो हमारा हाइपोथैलेमस जो है ना, हाइपोथैलेमस ये भी सोमेटोस्टेटिन एज रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस, यानी जो हमारा सोमेटोस्टेटिन है ना, ये हाइपोथैलेमस भी प्रोड्यूस कर देती है। और इसके साथ साथ ये भी आपने याद रखना है कि ये जो हमारा स्टमक और इंटेस्टाइन है ना, ये भी सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है ना, ये क्या कर देती है, प्रोड्यूस कर देती है। लेकिन यही यही इसी जगह पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि यानी जो हमारे पेनक्रियास का सोमेटोस्टेटिन जो है ना, ये क्या करेगा, ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों की क्या कर देते हैं, सिक्रीशन को रेगुलेट कर देती है। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारा हाइपोथैलेमस का जो सोमेटोस्टेटिन है ना, ये क्या करेगा, ये इस इंसुलिन और ग्लूकागॉन की सिक्रीशन को रेगुलेट करेगा। इसी तरह नहीं होता है, बल्कि इस तरह होता है कि जो हमारे पेनक्रियास का सोमेटोस्टेटिन है ना, ये इन दोनों की सिक्रीशन को रेगुलेट कर देती है। मैं सिर्फ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने इसी पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये अकेला सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है ना, ये डेल्टा सेल प्रोड्यूस नहीं करती है, बल्कि इसके साथ जो है ना, ये सोमेटोस्टेटिन जो है ना, हाइपोथैलेमस भी प्रोड्यूस कर देती है, स्टमक भी प्रोड्यूस कर देती है और इंटेस्टाइन भी प्रोड्यूस कर देती है। लेकिन जो हमारी चाहे हमारे हाइपोथैलेमस का सोमेटोस्टेटिन हो या हमारे स्टमक का सोमेटोस्टेटिन हो या इंटेस्टाइन का सोमेटोस्टेटिन हो ना, ये ये पेनक्रियास की जो सोमेटोस्टेटिन है ना, ये इनकी तरह काम नहीं कर देती है कि ये इन ग्लूकागॉन की और इंसुलिन की सिक्रीशन को क्या करे, रेगुलेट करे। तो मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर देना चाहता था। अब मैं पेज नंबर 4 की तरफ जाता हूँ कि पेज नंबर 4 पर मैंने क्या लिखा है। तो पेज नंबर 4 पर मैंने लिख दिया है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, यानी ये भी इसी में एक सेल है इज़लेट ऑफ लैंगरहान में। ये 1% इज़लेट ऑफ लैंगरहान को बना लेती है, ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, यानी ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। यानी वो हार्मोन जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल प्रोड्यूस करे, इसको हम पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स बोलते हैं। विच इंड्यूस एपेटाइट, रेगुलेट जीआईटी मोटिलिटी एंड इनहिबिट पेनक्रियाटिक एंजाइम, यानी इस हार्मोन्स का फंक्शन ये है कि ये एपेटाइट को इंड्यूस करे, जीआईटी की मोटिलिटी को रेगुलेट करे, जीआईटी रेगुलेट जीआईटी मोटिलिटी और एंड इनहिबिट पेनक्रियाटिक एंजाइम, और पेनक्रियाटिक एंजाइम की सिक्रीशन को क्या करे, इनहिबिट करे। इट इज़ आल्सो इनहिबिट द स्मूथ मसल कंट्रैक्शन टू गिव मोर टाइम फॉर द फूड एब्जॉर्प्शन एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, और इसका एक फंक्शन ये भी है कि ये स्मूथ मसल की कंट्रक्शन को क्या कर देती है, इनहिबिट करे, ताकि ज़्यादा टाइम मिले फूड की एब्जॉर्प्शन और वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स का फंक्शन था। एक फंक्शन ये था कि ये क्या कर देती है, एपेटाइट को रेगुलर जीआईटी मोटिलिटी, इनहिबिट पेनक्रियाटिक एंजाइम, और दूसरा मैंने आपको ये बताया कि ये स्मूथ मसल की कंट्रक्शन को क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, ताकि ज़्यादा टाइम मिले फूड की एब्जॉर्प्शन की और वाटर की एब्जॉर्प्शन तो ऑलरेडी जल्दी होता है, लेकिन फिर भी। एप्सिलॉन सेल ग्रेलिन प्रोड्यूसिंग सेल, ग्रेलिन जो है ना प्रोड्यूसिंग सेल, एप्सिलॉन सेल जो है ना, एप्सिलॉन सेल ये आपने याद रखना है, या ग्रेलिन प्रोड्यूसिंग सेल, ग्रेलिन इज अ हार्मोन्स, बस ये आपने याद रखना है, ये क्या है, ये हार्मोन्स है, ये क्या है, हार्मोन्स है, एसोसिएटेड विद हंगर, ये जो है ना, ये हंगर के साथ एसोसिएटेड है। एप्सिलॉन सेल जो है ना, ये हमारी इज़लेट ऑफ लैंगरहान में सबसे कम मकदार में कौन से सेल मौजूद होते हैं, एप्सिलॉन सेल मौजूद होते हैं। कौन से सेल मौजूद होते हैं, एप्सिलॉन सेल मौजूद है। और एप्सिलॉन सेल जो है ना, ये एक ख़ास हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेलिन हार्मोन बोलते हैं। ग्रेलिन हार्मोन का फंक्शन ये है कि ये हंगर के साथ एसोसिएटेड है। किसके साथ एसोसिएटेड है, हंगर के साथ एसोसिएटेड है और एपेटाइट के साथ एसोसिएटेड है। दीज सेल प्रोड्यूस ग्रेलिन हार्मोन विच स्टिमुलेट एपेटाइट एंड प्रोमोट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एक तो ये एपेटाइट को स्टिमुलेट कर देते हैं, और दूसरा
प्रोमोट द रिलीज़ ऑफ ग्रोथ हार्मोन। और दूसरा इसका फंक्शन ये है कि ये ग्रोथ हार्मोन की रिलीजमेंट को क्या कर देती है, प्रोमोट कर देती है। अब नोट ये जो है ना, ये मैंने जो लिखा है ना, ये बहुत ज़रूरी है। डिस्फंक्शन ऑफ दिस सेल लीड टू द कंडीशन कॉल्ड डायबिटीज मेलाइटिस। मैं आपको जो है ना सिंपल एक बात बता देता हूँ। फर्ज कीजिए ये जो है ना, ये एक आदमी है। क्या है? ये एक आदमी है और इसने जो है ना एक कोल्ड ड्रिंक्स को क्या लिया, कोल्ड ड्रिंक्स को पिया या रोटी को खाया या आप कोई भी चीज़ जो है ना आप ले सकते हैं। तो जब ये कोल्ड ड्रिंक्स को लेता है ये आदमी, तो ये कोल्ड ड्रिंक्स जाकर इसकी एसोफेगस में, स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर इसकी एब्जॉर्प्शन होती है। अगर रोटी का हो या कोल्ड ड्रिंक्स लिया हो, मैं सिंपली आपको ये बता देता हूँ। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में इस फूड की जो है ना या कोल्ड ड्रिंक्स की एब्जॉर्प्शन होती है, क्या होती है? एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ये जो है ना, ये फिर ये जो खुराक है ना, ये खुराक जो है ना, ये किस में जाती है? ये ब्लड में चली जाती है। यानी ये ब्लड में चली जाती है। और जब ये खुराक ब्लड में चली जाती है, तो ब्लड में चले जाने से इस ब्लड का शुगर लेवल क्या हो जाती है? शुगर लेवल क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाती है। और जब शुगर लेवल ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पेनक्रियाज़ जो है ना, पेनक्रियाज़ जो हमारी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ये पेनक्रियाज़ फिर क्या कर देती है? ये पेनक्रियाज़ फिर जो है ना, ये पेनक्रियाज़ जो है ना, फिर क्या कर देती है? मैं इस लिख देता हूँ। तो पेनक्रियाज़ में जो हमारा बीटा सेल था, क्या था? बीटा सेल था, जो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा था। किसको प्रोड्यूस कर रहा था? प्रोड्यूस कर रहा था। तो ये पेनक्रियास जो क्या बीटा सेल जो है ना, ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा और इस ज़्यादा शुगर को, जो नॉर्मल से अभी ज़्यादा हुआ है, इसको क्या करेगा? ज़्यादा शुगर को यानी ज़्यादा ग्लूकोज को क्या करेगा? कुछ तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा और लीवर और मसल सेल में जमा करेगा। क्या करेगा? लीवर या मसल सेल में इसको क्या करेगा? जमा करेगा और शुगर की एक नॉर्मल मकदार को जो है ना ब्लड में बाक़ी हो जाती है। यानी अगर ज़्यादा हो तो जब शुगर का लेवल ज़्यादा हो, नॉर्मल से ज़्यादा हो, तो ज़्यादा शुगर को क्या कर देती है? ये इंसुलिन क्या कर देती है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती है और लीवर या मसल सेल में जमा कर देती है। अब इस तरह होता है इस डायबिटीज़ मेलाइटिस में, जो मैंने आपको बता दिया है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस में जो है ना, ये पेनक्रियास की ये बीटा सेल क्या कर देती है? इंसुलिन को पैदा नहीं कर देती है। क्या कर देती है? इंसुलिन को पैदा नहीं कर देती है। जब इंसुलिन नहीं पैदा होती है, तो जो भी हम कोई चीज़ खाते हैं या कोई चीज़ पीते हैं, तो हमारे जिस्म में, हमारे ब्लड में कंटिन्यूसली इस शुगर का लेवल क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। और जब हमारे जिस्म में शुगर का लेवल कंटिन्यूसली ज़्यादा हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं, जो कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर है और इसको मैं डिटेल से एक आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये किस तरह होता है। तो ये जो है ना, डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है और मैं आपको जो है ना इसमें बहुत से जो है ना न्यू रिसर्च भी बताऊंगा कि किस तरह जो है ना ये इंसुलिन नहीं पैदा होती है और किस तरह हमारे जिसमें मुसलसल शुगर का लेवल ज़्यादा होती है। तो ये तो है ना, ये तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डायबिटीज़ मेलाइटिस में। एंड